नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित वीडियो लेसन्स के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी डिवाइसेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसको जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, या मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। यहां पर ऊपर मैंने हार्ड डिस्क लिख रखा है, क्योंकि मेन हम यहां हार्ड डिस्क की ही चर्चा करें। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है हम जान गए, जहां पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और जहां से डेटा उठकर कहां आता है, रैम में। हमारे सारे एप्लीकेशंस, हमारे फाइल्स यहीं स्टोर रहते हैं, ताकि जब हम कंप्यूटर बंद भी करें तो भी ये यहाँ पर सेव रहे। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए थे। फ्लॉपी ड्राइव भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। पेन ड्राइव आपका भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, जो भी परमानेंटली स्टोर करता है। एसडी कार्ड्स वो भी सेकेंडरी मेमोरी के एक एग्जांपल्स हैं। और हार्ड डिस्क तो है ही, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो SSD हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। किस मामले में? स्पीड के मामले। कैसी स्पीड? डेटा ट्रांसफर की स्पीड। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब हार्ड डिस्क से 10 गुना, 15 गुना, कई बार 20-25 गुना फास्ट भी डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं हार्ड डिस्क से रैम तक, या हार्ड डिस्क से CPU तक तो नहीं, हार्ड डिस्क से रैम तक। यानी कि आप उतनी फास्ट उससे डेटा एक्सेस कर पाएंगे, रीड राइट कर पाएंगे। SSD फ्लैश को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं कई बार, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी का बना होता है। फ्लैश मेमोरी एक खास तरीके की मेमोरी है, जिसमें कि डेटा बहुत दिनों तक स्टोर रहता है। ठीक है, ये भी ट्रांजिस्टर्स के ही बने होते हैं, चिप पर बने होते हैं। तो SSD के बारे में इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में मेन हार्ड डिस्क की। हालांकि अब SSD ने हार्ड डिस्क का जगह ऑलमोस्ट ले लिया है, बट स्टिल हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा डिस्क होता है, देखो आप, उसके बीच में स्पिंडल लगा होता है, जिस पर ये घूमता रहता है, राउंड मारता रहता है ना, जिसको RPM कहते हैं, राउंड पर मिनट। ठीक है, तो अलग अलग हार्ड डिस्क का RPM भी अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा RPM उतना फास्ट हार्ड डिस्क। और ऐसे तमाम प्लेट्स हो, ऐसे तमाम डिस्क होते हैं एक के ऊपर। ये छोटा नहीं है एक्चुअली, मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ये बहुत सारे डिस्क ऐसे, और बीच में स्पिंडल पर लगे रहते हैं। यानी कि डिस्क बीच में एक धुरी है, उसके चारों उस पर बहुत सारे डिस्क लगे हुए हैं, है ना। और ये स्पिंडल के साथ साथ ये सारे डिस्क घूमते रहते हैं। आप ऐसा मान के चलो कि एक डिस्क में डेटा स्टोर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डिस्क लगे हुए हैं। ठीक है, इस फिगर में देखो आप, ये एक डिस्क हुआ, ये दूसरा डिस्क, ये तीसरा, एक के नीचे एक लगा हुआ है। 3D टाइप का डायग्राम है, और इसके बीच में एक स्पिंडल है। और इसमें क्या होता है? एक हेड होता है, जिसे कहते हैं रीड राइट हेड। रीड राइट, ऐसे हेड। ये हेड क्या करता है? ऐसे फिक्स होता है यहां पर, और इसी में इसके पास ऐसा एक पिन टाइप का होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। और ये इसके अंदर बाहर जा सकता है, इसके अंदर बाहर। और ये जो पिन है, यहीं पर मैग्नेटिक कुछ एलिमेंट लगा रहता है, जो डेटा को राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, यहाँ पर डिस्क पर। तो ये डिस्क में यहाँ से इसका जो सेंटर है, इसके पास तक चला जाता है, ये अंदर ही अंदर ऐसे घुस के यहाँ तक। यानी कि ऐसे बाहर, अंदर बाहर मूव कर सकता है, और अपने आप को पोजीशन कर पाता है। यहाँ डाटा राइट करना तो यहीं रुक जाएगा और डाटा राइट कर देगा, यहाँ डाटा राइट करना है तो यहीं रुक जाएगा और डाटा राइट कर देगा। और ये एक साथ ये तीनों पे लगे रहते हैं। मतलब अगर आप मान लो 3 डिस्क लगे हैं आपके हार्ड डिस्क में, तो ये इसमें 3 हेड भी रहेंगे, वो तीनों एक साथ इसके अंदर जाएंगे, तीनों एक साथ आएंगे। अब मान लो ये एक डिस्क है, एक डिस्क उसका ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल है यहाँ पर, ये सेंटर है इसका, इसके यहाँ पर स्पिंडल लगा होगा। अब इस स्पिंडल के चारों ओर देखो आप, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बने रहते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, है ना। ऐसे ये जो राइटिंग पैड है, इस पे एकदम से सर्कल नहीं बन रहा है, तो उसके लिए सॉरी। इस तरह के एकदम इक्वी डिस्टेंस ऐसे सर्कल्स बने रहते हैं। आपको दिखेंगे नहीं, ये बने हैं लॉजिकली। तो ये जो
आप देख रहे हैं एक पाथ टाइप का बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रैक। ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। क्या कहते हैं? ट्रैक। ये मैं क्या समझा रहा हूं कि हार्ड डिस्क का जो डिस्क है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हार्ड डिस्क का एक लॉजिकल डिवीजन है ये, है ना। इसकी साइज फिक्स होती है, ये मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी, उतनी ही चौड़ाई इसमें, उतनी ही चौड़ाई इसकी। तो एक डिस्क में कितने ट्रैक होंगे ये भी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा, है ना। बट इसको हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैक हुआ। अब आप देख रहे हैं कि रीड राइट जो हेड है वो अंदर बाहर ऐसे जाता है, मैंने पहले ही समझा चुका हूं। तो यानी कि वो ट्रैक चेंज कर सकता है। एक ये पहला ट्रैक मान लें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो हेड हमारा पहले ट्रैक में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। यहां पर कंट्रोलर भी लगा होता है जो ये बताता है कि तीसरे ट्रैक पर जाना है, तो रीड राइट हेड जो है वो मूव करके तीसरे पर स्थिर हो जाएगा। और ये जो हमारा डिस्क है वो रोटेट कर रहा है, तो रीड राइट हेड यहां पर आकर रुक जाएगा और यहां पे डेटा राइटिंग करनी शुरू करेगा। तो ये ट्रैक का कॉन्सेप्ट था। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी कि ट्रैक्स हमने बनाए दो सर्कल्स के बीच में, इसमें ऐसे भी डिवीजन होता है। देखो आप, ऐसे ये भी लॉजिकल डिवीजन है। ये आपको दिखेगा नहीं, है ना। हार्ड डिस्क का कोई खोलकर आप डिस्क देखोगे तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं। ये लॉजिकल डिवीजन है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा डिफाइंड है। अब आप इसमें देखिए हर ट्रैक में कितने सेक्शंस बन गए। हर ट्रैक, जैसे अगर हम इसी को एग्जांपल लें तो ये एक सेक्शन है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये 7 सेक्शंस है। और हर सेक्शन में ये देखो छोटे छोटे ये एरिया ऐसे मिल गए ना। ये देख रहे हो आप, ये एरिया मिल गया क्योंकि डेटा यहीं स्टोर होगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो छोटे छोटे एरियाज हमें मिल गए ना, इनको हम कहते हैं सेक्टर्स। यानी कि ये एक सेक्टर है, ये वाला देखो, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर। इस तरह तमाम सेक्टर्स आपको दिखने को मिल गए। हर ट्रैक में बहुत सारे सेक्टर मिल गए। देखो जैसे अगर हम इस बाहरी ट्रैक को 1 नंबर दें तो इसमें कितने हमें सेक्टर मिल जाएंगे। ये पहला ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8 सेक्टर हमें मिल गए एक ट्रैक में। उसी तरह दूसरे में मिलेंगे, उसी तरह तीसरे में मिलेंगे। और आप देख रहे होंगे कि सेक्टर की जो साइज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इंटरनल यानी कि अंदर वाले ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह साइज कम होता जा रहा है सेक्टर का। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना कि हर सेक्टर में इक्वल नंबर ऑफ डेटा स्टोर होगा। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा और इसमें आते आते कम हो जाएगा, नहीं। इस सेक्टर में यानी कि सबसे इंटरनल सेक्टर, इस वाले में जितना डेटा स्टोर होगा उतना ही डेटा इस सेक्टर में भी स्टोर होगा। तो फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा स्टोरेज की डेंसिटी में, यानी कि बिट्स कितने पास पास स्टोर्ड है ना। ये इसलिए बनाया जाता है, इसलिए ये फिक्स किया गया है कि डेटा का जो क्षमता है हर सेक्टर का सेम होगा, ताकि इवनली हम डेटा को रीड राइट कर पाए, है ना। कभी कंफ्यूज मतलब बाद में प्रॉब्लम ना हो। हम इक्वली हर सेक्टर को डिवाइड करते हैं कि हर सेक्टर इक्वल है, उसको साइज के लेकर हम उसमें फेरबदल नहीं करते हैं, ताकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डेटा मूव करना हो तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो सेक्टर समझ गए आप, ट्रैक समझ गए आप देख सकते हैं कि ट्रैक जो है ये सेंटर से लेकर आउटर सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उससे ट्रैक हम नापते हैं। और सेक्टर को हम कैसे नाप सकते हैं? एंगुलर डिस्टेंस नाप सकते हैं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच की जो दूरी है वो हम एंगल से नाप सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम यहां से एंगल शुरू करें तो ये पूरा राउंड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच की दूरी को हम किससे नाप सकते हैं? एंगल से। कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये इस सेक्टर की शुरुआत है और इस सेक्टर की अंत है। तो यहां पर कितना एंगल बना, यहां पर कितना एंगल बना, तो इस एंगल से इस एंगल के बीच ये सेक्टर हमारा है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क की बनावट है। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसे 4 डिस्क रखे हुए, एक के नीचे एक रखे हुए हैं और सब सेम साइज के हैं, सब में नंबर ऑफ ट्रैक्स सेम है, नंबर ऑफ सेक्टर्स सेम है। तो क्या होगा, ये मान लीजिए अगर मैं ये पहला, दूसरा, तीसरे ट्रैक की बात करूं तो इस तरह का ट्रैक इस डिस्क में तो है ही है, इसके नीचे वाले डिस्क में भी होगा और इसके भी नीचे वाले डिस्क में होगा और उसके भी नीचे वाले डिस्क में होगा सेम। यानी कि अगर हम केवल मैं इस वाले ट्रैक की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एक पाइप की तरह होगा। खाली इस ट्रैक की अगर आप देखें, इमेजिन करें कि इस तरह का जो खोखला ट्रैक है वो 4 लगे हुए हैं, एक के नीचे एक के नीचे, तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा।
है ना, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर वहां कोई सिलेंडर बन नहीं रहा है, लेकिन लॉजिकली जब आप देखेंगे तो ट्रैक्स, सेम नंबर का जो ट्रैक है वो हर डिस्क का जब एक अलाइनमेंट में आएगा, यानी कि अलाइनमेंट में तो रहता ही है, जब आप उसको एक अलाइन करके देखेंगे तो एक सिलेंडर नुमा डिजाइन आपको दिखेगा, है ना, यानी कि इस तरह का दिखेगा। ये पहला वाला डिस्क, मान लो इसमें 4 डिस्क है, ये दूसरा वाला डिस्क, और ये उस पहले वाले का ट्रैक, ये दूसरे वाले का ट्रैक, ये तीसरे वाले का ट्रैक, और ये चौथे वाले ट्रैक। देखो आप, एक सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, मान लो ये तीसरा ट्रैक है सबका, तो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। समझ में आई बात? तो हार्ड डिस्क क्या करता है, देखो अगर, और आप देख रहे हैं कि मान लो ये 4 डिस्क है हमारे पास, तो रीड राइट हेड भी ऐसा ही होगा, यहां पर एक होगा पोजीशन, यहां पर पोजीशन होगा, एक यहां पर और एक यहां पर, रीड राइटिंग कर रहा होगा, क्योंकि डाटा का जो रीडिंग और राइटिंग है वो हेड ही करेगा, हेड मूव कर रहा है इसके अंदर बाहर। और मान लो यहां पर पोजीशन है, तो क्या होता है, जब हार्ड डिस्क में आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो इजीनेस के लिए, मतलब फास्ट एक्सेस के लिए, या एक साथ बहुत ज्यादा डेटा रीड राइट करने के लिए, जब हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करता है तो वो सिलेंडर के फॉर्म में करता है, यानी कि एक सिलिंड्रिकल मोड में डेटा स्टोर करता है। मान लो आप, उसने कुछ डेटा यहां लिख दिया, इस सेम सिलेंडर में कुछ डेटा यहां लिख दिया, कुछ यहां, कुछ यहां, तो क्या होगा, जब आप बाद में रीड करने जाओगे तो एक ही साथ वो पूरे डेटा को कुछ यहां से यहां से यहां से यहां से और मिलाकर आपको दे देगा, डेटा एक ही बार में आपको मिल गया। लेकिन मान लो अगर ये अलग अलग ट्रैक पर होते तो क्या होता, पहले इस वाले ट्रैक से थोड़ा डेटा रीड करता, फिर इस वाले ट्रैक पर हेड को मूव करना होता, और हेड मूव करने में टाइम लगेगा, लेटेंसी बढ़ेगी, आपको थोड़ी देर बाद, मतलब डेटा मिलने में थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हेड पहले यहां से डेटा रीड करेगा, फिर यहां से रीड करेगा, फिर दोनों को मिलाएगा, फिर आपको देगा। इसलिए क्या होता है कि जो डेटा है वो पैरेलली स्टोर होता है सेम सिलिंड्रिकल मोड में, ताकि रीडिंग और राइटिंग दोनों जल्दी हो पाए। क्योंकि अगर वो एक ही ट्रैक में रीडिंग या राइटिंग कर रहा है, मान लो राइटिंग कर रहा है, तो देखो आप एक साथ चारों हेड काम कर रहे हैं, मतलब पैरेलल काम हो रहा है। जहां 1 गुना काम होता है वहां 4 गुना काम हो रहा है, तो रीडिंग और राइटिंग की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। इसलिए डेटा का जो रीडिंग और राइटिंग है वो हमेशा सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, बट एग्जाम्स में इतना समझा को नहीं पूछेगा, बट इंटरव्यू में जब कभी आप चर्चा कर रहे हैं इस सब में, तो ये सब बातें आती हैं, तो आप ये मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क में डेटा को रीड राइट करने में जो एक्सेस टाइम है वो कहाँ पे फर्क लाता है। जो हमारा हार्ड डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है, यानी कि डिस्क एक्सेस टाइम होता है, वो डिस्क एक्सेस टाइम ये किस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो एक्सेस टाइम पे, ये जो एक्सेस है इसका मीनिंग होता है किस पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक एक्सेस होता है ECCESS, वो होता है, उसका मतलब होता है कि अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा, उसको एक्सेस कहते हैं, वो ई से शुरू होता है, स्पेलिंग सेम, बस एक ही जगह ई रहता है। और इसका दूसरा जो अंग है डिस्क एक्सेस टाइम का, वो है ट्रांसफर रेट या डेटा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, तो ये जो डेटा ट्रांसफर टाइम है ये तो ऑलमोस्ट फिक्स है कि कितनी स्पीड से कितना बैंडविड्थ है, कितनी तरह कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो डेटा एक बार मिलने के बाद आपको ट्रांसफर कितने देर में हार्ड डिस्क के रैम तक होता है, ये फिक्स होता है ऑलमोस्ट। और ये भी फिक्स ही है, बट एक्सेस टाइम को और तोड़कर हम देखते हैं। इस एक्सेस टाइम का मीनिंग क्या है, पहले आप समझिए कि जैसे ही हार्ड डिस्क को कोई इंफॉर्मेशन आया या कोई कंट्रोल सिग्नल आया या कोई कमांड आया कि ये डेटा चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई कमांड आया हार्ड डिस्क के पास, तो हार्ड डिस्क के पास कमांड आने के बाद कितने समय के बाद वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी होता है, रेडी, तो उस रेडी होने तक के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। इतने देर में वो रेडी होता है। रेडी क्यों होता है? क्योंकि हार्ड डिस्क में मूवेबल आइटम्स लगे हुए, मूवेबल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, डिस्क मूव कर रहा है, रीड राइट हेड को आगे पीछे एडजस्ट होना है, ट्रैक पर, सेक्टर पर, है ना। और क्योंकि डेटा जो राइट होता है या रीड होता है वो सेक्टर में होता है, ट्रैक पर नहीं होता है। खाली ट्रैक से काम नहीं चलेगा, पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना पड़ेगा। तो पहले रीड राइट हेड को मूव होना है, मूव होकर एकदम एग्जैक्ट ट्रैक पर जाना है कि किस ट्रैक में डेटा, और उस ट्रैक के कौन से सेक्टर में जाना है। तो सेक्टर कैसे होगा कि वो जो डिस्क रोटेट कर रहा है, वो जब रोटेट करते हुए रीड राइट हेड के एकदम सामने वो सेक्टर आएगा, तब वो डेटा रीड कर पाएगा। उस तरह उस समय के टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं। पहला सीक टाइम, TS नाम देते हैं इसको, सीक टाइम। दूसरा रोटेशनल लेटेंसी, इसको TR भी कहा जाता है। तीसरा कमांड प्रोसेसिंग टाइम, और चौथा सेटल टाइम। देखो आप इन सबको थोड़ा एक साथ पहले आप समझ लीजिए।
सीक टाइम किसको कहते हैं? टीएस जो है ये पहला है सीक टाइम। सीक टाइम कई बार पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए सीक टाइम क्या होता है। रीड राइट हेड को पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने का जो टाइम है उसे सीक टाइम कहते हैं। समझ गए आप? ट्रैक का चुनना, किस ट्रैक पे यानी कि किस सिलेंडर में डेटा लिखा हुआ है। ट्रैक का मतलब आप समझ गए, सिलेंडर और ट्रैक। ट्रैक एक डिस्क पर वो ट्रैक है, जब एक साथ बहुत सारे डिस्क एक साथ स्टैक में लगे हुए हैं और जब हम उन सभी ट्रैक को एक साथ देखें तो सिलेंडर के फॉर्म में दिखेगा। तो पर्टिकुलर सिलेंडर तक पहुंचने में रीड राइट हेड को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं सीक टाइम। फिर जो टीआर है दूसरा, उसे कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ये क्या है? लेटेंसी का मतलब होता है देरी, है ना। तो रोटेशनल लेटेंसी किसको कहते हैं? टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रीड राइट हेड पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंच गया तो डिस्क के मूव होने तक का वो वेट करता है ताकि वो पर्टिकुलर सेक्टर तक रीड राइट हेड आए। यानी कि सेक्टर मूव करते करते, रीड राइट हेड तो मूव कर नहीं रहा सर्कुलरली, वो तो फिक्स है, वो केवल अंदर बाहर मूव करता है। लेकिन जब जैसे ही वो ट्रैक पर आ गया, अब वो जो पर्टिकुलर जिस सेक्टर से उसको रीड राइट करना है वो रोटेट होते हुए, चूंकि डिस्क रोटेट हो रही है, रोटेट होते हुए जैसे ही वो रीड राइट हेड के पास आएगी तब तक के टाइम को हम रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो टाइम है उसे कहते हैं कमांड प्रोसेसिंग टाइम। ये किस तरह का टाइम है कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड आया किसके पास, हार्ड डिस्क के पास, कि ये डेटा हमें चाहिए, तो कमांड आने के बाद ये अपने पूरे, चूंकि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स कंपोनेंट्स मूविंग है, रीड राइट हेड है, हार्ड डिस्क है, डिस्क मूव कर रहा है और स्पिंडल है, कितनी स्पीड से मूव करना है, इन सब चीजों को एडजस्ट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं कमांड प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, इसे टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है सेटल टाइम। सेटल टाइम क्या है? टीएस इसे कहते हैं। ये कैसा, देखो आप, जब रीड राइट हेड मूव कर रहा है, जाहिर सी बात ये थोड़ा बहुत तो इसमें कंपन वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो लेकिन जब तक ये वाइब्रेट कर रहा है तब तक आप रीडिंग राइटिंग कर नहीं सकते, उसको स्टेबल होना पड़ेगा। रीड राइट हेड एकदम स्टेबल होगा तभी वो रीडिंग राइटिंग करेगा। तो मूव होकर ट्रैक तक पहुंचकर सेक्टर को ढूंढ लेने के बाद जितना टाइम ये अपने आप को स्टेबल करने में लेता है उसे सेटल टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेस टाइम इन चार चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन एग्जाम में आपको इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक टाइम से और रोटेशनल लेटेंसी। तो आप इन दोनों पर ज्यादा ध्यान दें, बट इन बाकी दोनों को भी ध्यान में रखें। ये सब भी जो हैं ये इफेक्ट डालते हैं किसमें? एक्सेस टाइम में। और एक्सेस टाइम के बाद जब इतने तक वो इतने टाइम लगने के बाद जो आपका हार्ड डिस्क है वो अब रेडी होता है डेटा को ट्रांसफर करने के। अब यहां पर बारी आती है कि उस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है रीडिंग राइटिंग की, कितने बिट्स, कितने बाइट्स पर सेकेंड वो रीड राइट कर पाता है, उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। तो जितना ज्यादा आप डेटा मांग रहे हैं, मान लो 1 GB डेटा या 500 GB डेटा आप मांगा अपने हार्ड डिस्क से, तो इतना टाइम, एक्सेस टाइम तो फिक्स है इतना लगने के बाद, अब 500 GB डेटा अगर वो मान लो 100 किलोबाइट्स पर सेकेंड दे रहा है, तो आप इसको 500 GB से डिवाइड कर लो, कितना सेकंड लगेगा उतना सेकंड आप जोड़ लो, तो इतने सेकंड में आपका डेटा पूरा कहां आ जाएगा, आप कॉपी कर सकते हो, ले सकते हो उससे। तो ये था पूरा, इसे क्या कहते हैं? डिस्क एक्सेस टाइम। आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब मैं इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं कैसे निकालते हैं, तो उस सब पे हमें नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिस्क शेड्यूलिंग। क्या होता है कि जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जब कंप्यूटर रन कर रहा होता है, तो हम हार्ड डिस्क से हर कभी कुछ ना कुछ डेटा मांगते ही रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से हमें अक्सर काम पड़ता रहता है, सीपीयू को भले ना पड़े, क्योंकि सीपीयू को इनडायरेक्टली काम पड़ता है हार्ड डिस्क से, लेकिन हमें हार्ड डिस्क से ही काम रहता है ज्यादातर, क्योंकि हम रैम को एक्सेस कर नहीं पाते। तो हार्ड डिस्क से हमने कोई फाइल खोला, कोई एप्लीकेशन चलाया, इससे क्या होता है कि हार्ड डिस्क के पास बार बार कमांड जा रहा है कि ये डेटा मुझे दो, ये डेटा मुझे दो। आपने तो बस क्लिक कर दिया, लेकिन उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको वो चीज देने के लिए हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ता है, उसको कमांड देना पड़ता है कि ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा। अभी एक ही सेकंड में तमाम कमांड्स मिल गए सीपीयू के पास, हार्ड डिस्क को। और अभी अभी हमने देखा कि हार्ड डिस्क को कमांड मिलने के बाद वो क्या करता है, फिर अपने आप को एडजस्ट करता है, एक्सेस टाइम, ये सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी सब होती है। तो अब मान लो आपने, और आप ये भी जान गए हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो सिलेंडर वाइज कॉपी और रीड राइट करने की कोशिश करता है, इससे उसको आसानी हो जाती है, पैरेलल काम चलता है। तो सिलेंडर वाइज आप वो रीड राइटिंग होगी। मान लो आपने एक
मान लो आपके हार्ड डिस्क में कुछ सिलेंडर कुछ सिलेंडर फिक्स्ड हैं, जैसे 1000 सिलेंडर्स बने हुए हैं, यानी कि 1000 ट्रैक्स बने हैं। अब आप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसने हार्ड डिस्क को कमांड दिया कि मुझे ये सिलेंडर से भी डेटा दो, इस सिलेंडर से भी, इस सिलेंडर से भी, तमाम उसके पास 10-15 रिक्वेस्ट आ गए। अब हार्ड डिस्क कौन से सिलेंडर के डेटा को पहले भेजे और किसको प्रायोरिटी दे, इसको मतलब किस सिलेंडर के डेटा, मान लो उसके पास 10 रिक्वेस्ट आ गए एक ही साथ, तो उन 10 रिक्वेस्ट में से वो किसको पहले दे, यानी कि किस क्रम को चुने ताकि वो इफिशिएंटली, एकदम फास्ट और एकदम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करा पाए। इस रूल को या इस टेक्निक को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। किस मेथड के थ्रू वो चुने कि कौन से सिलेंडर को पहले सर्व करना है, किस रिक्वेस्ट को पहले सर्व करना है, इसे हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे इसमें जो सबसे आसान है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी तक आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप बस अभी सुनते रहें, सुनने से ही आपको समझ में आएगा। तो सुनते रहें, अभी मैं इसके आगे एक एग्जांपल भी दूंगा। तो हमने ये देखा कि जब एक हार्ड डिस्क के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए अलग अलग सिलेंडर से डेटा एक्सेस करने के लिए, तो उन 10 मान लो 10 रिक्वेस्ट आए, तो उन 10 में से किसको चुने, किस क्रम में सर्व करना शुरू करे। तो वो क्रम अगर वो डिफरेंटली यूज करता है, डिफरेंटली चूज करता है किस रिक्वेस्ट को पहले सर्व करें, इसको अगर क्रम अगर वो बदल देता है तो उसके एक्सेस टाइम पे भी फर्क पड़ेगा। यानी कि सारे 10 रिक्वेस्ट को जब वो फुलफिल कर चुका होगा तो उसमें कितना टाइम लगा वो बदलेगा अलग अलग रूल्स के मुताबिक। इसी को हम कहते हैं डिस्क शेड्यूलिंग। तो उसमें जो पहला शेड्यूलिंग मेथड है वो है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो रिक्वेस्ट पहले आया पहले उसको आप सर्व कीजिए, यानी कि पहले उसको आप एक्सेस करिए, डेटा दीजिए। तो ये तो सबसे सिंपल हो गया, जो पहले आया उसको पहले सर्व करो। दूसरा है SSTF, इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसका नाम से आप समझ में होंगे। सीक टाइम क्या होता है? सिलेंडर को ढूंढने का जो टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। तो आपके पास सिलेंडर रिक्वेस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आया है, तो आप क्या करते हैं, इस वाले अगर शेड्यूलिंग को यूज किया जाए तो हार्ड डिस्क क्या करेगा, 10 रिक्वेस्ट में से पहले देखेगा कि अभी वो जहां है, यानी कि अभी जहां पर जिस ट्रैक पर जिस सिलेंडर पर उसका हेड है उससे सबसे करीब का जो सिलेंडर रिक्वेस्ट है वो कौन है, पहले उसको सर्व करेगा। अब वो जहां पहुंच गया उससे सबसे करीब कौन है, फिर उसको सर्व करेगा। इस तरह वो रिक्वेस्ट में से उनको छांटेगा जो अभी के उसकी पोजीशन से करीब है। इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसके अलावा तीसरा क्या है? स्कैन। एक स्कैन भी डिस्क शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि स्कैन में क्या होता है कि जहां उसका हेड है, किसका, सीपीयू हार्ड डिस्क का, उस हेड जिस भी सिलेंडर जिस भी ट्रैक पर उसका हेड है वहां से वो जो पहला रिक्वेस्ट उसको मिला उस तरफ चलने लगेगा और फिर वो चलते जाएगा, उसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। यानी कि अगर उसको पहला रिक्वेस्ट, जैसे अभी मान लो वो 100 नंबर के ट्रैक पर है और उसको पहला रिक्वेस्ट मिला है 80, तो वो 100 से कम की तरफ जाते रहेगा और अब वो इधर ही जाता रहेगा कहां तक? 0 तक। और 0 से फिर शुरू करेगा कहां तक? फिर इधर मान लो 1000 है तो 999 रहा होगा तो 999 तक जाएगा। फिर ये यहां से स्कैन ऐसे शुरू करेगा, तो रास्ते में जो रिक्वेस्ट आते रहेंगे उनको वो सर्व करता रहेगा। इसे कहते हैं स्कैन। ठीक है। चौथा क्या है? लुक भी सेम है, किसके जैसा? स्कैन के जैसा। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो टोटल हेड की संख्या कितनी है, टोटल सिलेंडर्स कितने? 1000, तो 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 999 तक। लेकिन जो रिक्वेस्ट आए हैं उसको ऐसे आए हैं 80, फिर 50, फिर 120, फिर 4, 5, 7। तो क्या करेगा स्कैन के केस में? क्या होगा, पहले ये 100 पर शुरू में हेड था मान लो, तो पहला वाला 80 है तो पहले 80 की तरफ जाएगा। मान लो 80 यहां मिल गया, 80 को रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, फिर ये लेकिन इधर ही जाएगा कहां तक? 0 तक, 0 वाले पोजीशन पे गया। अब ये इधर चूंकि इसके पास और भी रिक्वेस्ट है, इधर ही 80 के बाद ये 50 को भी फुलफिल कर देगा ऑफकोर्स। फिर 120, तो अभी क्या करेगा, इधर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इधर रास्ते में 100 के बाद इधर 120 को सर्व करेगा, फिर इधर कहीं 447 को सर्व करेगा। लेकिन यहां पे सर्व करने के बाद ये रुकेगा नहीं, कहां तक जाएगा? 999 तक।
और 999 के बाद फिर ये रिवर्स मारेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के बाद यहाँ तक जो ये मूव हुआ, यानी कि सीक टाइम इसका जो है बर्बाद गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो लुक इसी को बचाता है। लुक क्या करता है कि जो लास्ट रिक्वेस्ट आई है उसके बाद ही ये स्कैन शुरू कर दे, इसके बाद ही लौटना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं क्या, लुक। और इसी का एक और है पांचवा, सी स्कैन, काउंटर स्कैन। और छठा है काउंटर लुक। बस इतना ही हमें देखना है। तो काउंटर वाले में क्या होता है, देखो आप, सी स्कैन में क्या हुआ, ये यहां से यहां गया और यहां चला गया, ऐसे जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, मान लो ये जो स्कैन है ये इधर शुरू हुआ था, इस तरफ नहीं जा रहा था, हाई की तरफ जा रहा था। हाई तरफ जाते जाते जैसे ही ये अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा तो अब ये रिवर्स नहीं जाएगा, अब ये फिर जीरो से शुरू होगा। यानी कि यहां से बिना सर्व किए ये जीरो पर आएगा, किसी को रास्ते में सर्व नहीं करेगा। यहां से आकर फिर ये इसी रास्ते में जाएगी। यानी कि सी स्कैन में हमेशा जो सर्विंग होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लोअर से हायर डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी सर्विंग नहीं होगी। उसी तरह लुक का भी, सी लुक भी सेम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हायर डायरेक्शन में सर्विंग होगी, लेकिन ये लास्ट तक नहीं जाएगा, जहां तक हायर रिक्वेस्ट है वहीं तक जाकर यहीं से ये पहले जीरो पर आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा। इसे कहते हैं सी लुक, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो आप इस एग्जाम्पल को देखो, कह रहा है कि एक डिस्क क्यू है जिसमें कि रिक्वेस्ट आया है इनपुट आउटपुट ब्लॉक के लिए सिलेंडर्स के कितने, ये रिक्वेस्ट आए हैं 98 सिलेंडर, 183 सिलेंडर, 41, ये से ये इतने रिक्वेस्ट आ गए इनके पास, 8 रिक्वेस्ट हैं। और कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब कह रहा है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है। देखो अब शुरू में इनिशियली सिलेंडर का जो हेड है वो कहाँ है, 53 सिलेंडर पर, है ना। द सिलेंडर आर नंबर फ्रॉम 0 to 190, जिसमें टोटल कितने 200 सिलेंडर हैं, 0 से 199। अब कह रहा है कि आप बताइए टोटल कितने हेड मूवमेंट करने पड़ेंगे इस पूरे इतने से यहाँ से यहाँ तक के रिक्वेस्ट को सॉल्व करने में। तो आप एग्जांपल देखिए, शुरू में कहाँ है 53 पर है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना, 53 पर हेड है। अब इतने रिक्वेस्ट हैं और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, FCFS, यानी कि फर्स्ट कम। पहले कौन आया 98, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, देखो यहाँ से सीधे गया 98 को सॉल्व किया, देखा आपको। फिर उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट कौन है 183, तो ये यहीं से ये आगे बढ़ गया, 183 को सर्व किया। उसके बाद कौन है 41, तो ये यहाँ से सीधे यहाँ से यहाँ आया 41 पर, इसको सर्व किया। फिर 122, इसी तरह आप देखिए 122 को, फिर उसके बाद 14 को, फिर 124 को, फिर 65 को, फिर 67 को, ये सारे रिक्वेस्ट उसने इससे फुलफिल किए। तो हेड मूवमेंट कितने होंगे आप देखिए, सीक टाइम कितना होगा। देखो पहला वाला शुरू में 53 पे था, लेकिन उसको जाना कहाँ पर है 98 पर, तो 98 में से 53 घटाइए, इतने हेड यानी कि 45 हेड मूवमेंट करने पड़े उसको। उसी तरह जो दूसरा ये था कहाँ पर 98 पर, उसके बाद वो कहाँ गया 183 पर, तो इन दोनों के बीच कितने हेड मूवमेंट हुए 183 माइनस 98। फिर 183 के बाद वो कहाँ गया था 41 पर, तो इन दोनों के बीच कितने हेड मूवमेंट हुए, इसको घटा दीजिए। यहाँ के बाद कहाँ गया, यहाँ, इन दोनों में से घटा दीजिए। देखो आप ये सारे को घटाते गए हम, और जो जो वैल्यूज आई उसको जोड़ दिया हमने, यानी कि 632 मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स करने पड़ेंगे इन सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे हार्ड डिस्क को। अब अगर यहाँ पर स्कैन यूज हुआ होता तो क्या होता है, स्कैन यूज हुआ तो क्या होता, यहाँ 53 में शुरू पे था ही, ये इधर जाते रहता और इधर के सभी को पहले ही वो इसी क्रम में यहाँ से कहाँ था 199 तक। और देखो आप सबसे पहले क्या करता, वो 53 के बाद उसको कौन मिलता है यहाँ पर 65, तो पहले वो 65 को सर्व करता, फिर 67 को सर्व करता। उसके बाद इस रास्ते में उसको कौन मिल रहा है 98, इसको सर्व करता। फिर उसको कौन मिल रहा है 124 to 2, तो पहले इसको भी सर्व करता। फिर कौन मिल रहा है 124, इसको सर्व करता। फिर कौन मिल रहा है 183, फिर इसको सर्व करता। और इसके बाद वो कहाँ जाता 199 पर। फिर यहाँ से ये क्या होता है, ये रिवर्स मारता। रिवर्स आते समय अब कौन गए, केवल 53 से कम वाले बच गए होंगे। देखो आप केवल 41 बचा होगा और 14 बचा होगा, बाकी सबको उसने सर्व कर दिया। तो यहाँ से सीधे कहाँ पे आएगा 41 पे, यहाँ आता और फिर उसके बाद कहाँ चला जाता 14 पर। ऐसे वो सर्व करता है, किसमें, स्कैन के केस में, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे निकालते टोटल नंबर ऑफ हेड्स, इन दोनों को घटाते, फिर इन दोनों को घटाते, फिर इन दोनों को घटाते, इन दोनों को घटाते, इन दोनों को घटाते, इनको घटाते, इन दोनों को घटाते, फिर इसको और इसको घटाते ऐसे, और फिर इन दोनों को घटाते और सभी को जोड़ देते, जितने हेड्स आते वो हमारे टोटल हेड्स मूवमेंट हो जाते। तो ये स्कैन है। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको समझा दिए, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन या FCFS ही आता है, तो आप उसको देख लेना।
हाँ, अगर SSTF आता, शेड्यूलिंग SSTF, तो आप क्या करते, पहले आप 53 से देखेंगे कि सबसे नजदीक कौन है। आप देखेंगे कि 53 से, चूंकि स्टार्टिंग में 53 पर है, आप देखेंगे कि सबसे नजदीक कौन है 53 के। तो 53 जब आप सबको सबट्रैक्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 41 सबसे करीब है, तो पहले ये 41 को सर्व करेगा। अब आप देखिए कि 41 से सबसे करीब कौन है, तो फिर आपको ये 14 मिलेगा, तो आप पहले क्या करेंगे, 14 को सर्व करेंगे, 14 को, सॉरी यहाँ पे। फिर 14 से सबसे करीब कौन है, तो आपको मिलेगा कौन, पहले 65, तो आप फिर यहाँ से जाएंगे 65 पर। इस तरह से आप SSTF के टर्म में सर्विंग करेंगे, है ना। उस केस में भी फिर वही है, जो जिस तरह पहले आप वो बना लो कि इसके बाद किसको हमने सर्व किया, और हर क्रम वाले 2 को आप घटाते जाओ, घटा के जोड़ दो, वो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ हेड्स मूवमेंट। ठीक।